software engineering paradigm. In this video, we are going to discuss about these models: waterfall model, iterative and increment model, prototype model, further categorized into evolutionary model, throwaway, increment prototype, extreme prototype. All these models we earlier discussed. In this video, we are going to discuss spiral model. Now, what is spiral model? This is introduced by Barry Boehm in 1980 with the article A Spiral Model of Software Development and Enhancement. दिस इज़ अ coupled with, अगर हम बात करें कि ये क्या है कि ये कंबाइन किया हुआ है आइटरेटिव फीचर्स को और कंट्रोल करता है लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल को। ये मतलब एक रैपिड डेवलपमेंट का मतलब यूज़ करता है, जैसे कि कुछ भी अगर न्यू वर्जन डेवलप हुआ है तो उसको इंक्लूड कर लो। दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट रिलीज को भी इंक्लूड करता है और बैक ट्रैकिंग को भी यूज़ करता है। तो ईच लूप इन द स्पायरल रिप्रेजेंट अ फेज ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये लूप में या कैसे इसका जो एंगुलर है वो घूमता है, जिससे क्या होता है कि हमारी डिसाइड होता है कि कैसे कौन सी स्टेज हमारी फेज चल रहा है। इंक्रीमेंट लूप मतलब कंसर्न करता है कि सिस्टम की फिजिबिलिटी कितनी जा रही है, नेक्स्ट लूप में कैसा डेफिनेशन होगा, नेक्स्ट डिज़ाइन कैसा होगा एंड सो। एंड द सबसे बड़ी बात कि एक जो स्पायरल मॉडल है वो रिस्क ड्राइवन मॉडल है। मतलब जहाँ भी अगर हम रिस्क कवरेज की बात करें तो द बेस्ट सूटेड मॉडल इज़ अ स्पायरल मॉडल। लेट एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। देखो एक क्या है कि स्पायरल है तो इसमें मतलब एक हमारे साइकिल रोटेट करते ही रहते हैं। तो ईच राउंड ऑफ स्पायरल मॉडल आइडेंटिफाई करता है सब प्रॉब्लम्स को, हाईएस्ट रिस्क कितना एसोसिएटेड हो सकता है इसके साथ, और फाइंड करता है उसके सोल्यूशन को विद द प्रॉब्लम, मतलब कि कैसे एक प्रॉब्लम अराइज हुई है और उसका कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। सो दिस इज़ द एक्स वाई बेसिस हमारा है। तो जैसे अब देखो फर्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें तो अगर डिटरमाइन फर्स्ट जो हमारी ये साइड्स है वो ये डिसाइड करती है, डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, अल्टरनेट्स क्या है, इनके कंस्ट्रेंट्स क्या है। नेक्स्ट उसमें कैटेगरी में ये एवेलुएट करेगा, अल्टरनेट्स ढूंढेगा, आइडेंटिफाई करेगा और रिजॉल्व करेगा रिस्क को। थर्ड में क्या करेगा, डेवलप करेगा, वेरीफाई करेगा और नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट को वो करेगा और प्लान करेगा नेक्स्ट में। फोर्थ जो इसकी उसमें पार्टीशन में प्लान करेगा नेक्स्ट फेज़ को। तो अगर हम बात करें वाटरफॉल मॉडल कैसे इंक्लूड है, क्योंकि दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ आइटरेटिव एंड वाटरफॉल मॉडल। तो इसमें फर्स्टली देखो क्या हुआ कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया गया, उसको रिव्यू किया, तो जैसे ही एक जो लूप मतलब घुमा तो उसने क्या किया, फर्स्ट में जाके रिस्क को एनालिसिस किया और अगर प्रोटोटाइप 1 अगर उसको डिलीवर किया, अगर वो सेटिस्फाई है तो नेक्स्ट में क्या आ गया, वो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन के अंदर आ गया। दैट मीन्स कि चाहे वो 90 में करे, एंगुलर में रोटेट करे, 80 में, जितना वो मतलब लूप अगर वो रहता है कि लूप घूम जाता है तो दैट मीन्स सिस्टम इज़ इन द प्रोग्रेसिव स्टेट। अगर वो पूरा एक लूप कवर कर जाएगा तो जितना लूप कवर करेगा वो हमारा प्रोग्रेसिव स्टेट चली जाएगी और रिस्क उतना हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। और अगर हम ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करें, जितना जितना लूप बढ़ते जाएंगे तो उतने के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो एक अगर हमारा लूप घुमा तो नेक्स्ट राउंड में फिर से वही चीज़ चली कि रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया गया, रिस्क को एनालिसिस किया गया, नेक्स्ट प्रोटोटाइप 2 डिलीवर किया गया और उसके बाद सिमुलेशन किया गया, फिर कुछ मॉडल्स को फिर बेंचमार्क से कोलेट किया गया, फिर से सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट गैदर की गई, रिक्वायरमेंट को वैलिडेट किया और डेवलपमेंट प्लान किया। दैट मीन्स कि नेक्स्ट लूप घूम गया, राउंड कर गया। थर्ड में क्या हुआ, फिर से वही स्टेप हुआ कि रिक्वायरमेंट को गैदर किया, रिस्क को एनालिसिस किया, अब फिर से प्रोटोटाइप थर्ड डिलीवर किया, उसमें भी फिर सेम प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया गया, डिज़ाइनिंग में वैलिडेशन और वेरिफिकेशन किया गया और इंटीग्रेट किया गया और यूनिट वाइज भी मतलब एक टेस्ट किया गया और फिर यूनिट वाइज ही इंटीग्रेट किया गया। तो ये एक और राउंड हो गया। ऐसे ही क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट जब तक कि वो हमारी सारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक ये स्पायरल की तरह इसको राउंड करता ही रहता है। तो दीज आर एडवांटेज ऑफ स्पायरल मॉडल कि ये हर लूप में एक अलग प्रोटोटाइप डिलीवर करता है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस भी करेगा, न्यू को भी करेगा, रिफाइन भी करेगा
तो ये हमारा क्या है, स्पाइरल मॉडल की वर्किंग है। नेक्स्ट, अब स्पाइरल मॉडल के हमारे सेक्टर्स जो अर्लियर अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 4 सेक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन, थर्ड वन इज़ अ डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन एंड प्लानिंग। देखो इसमें क्या है कि फर्स्टली ऑब्जेक्टिव हमारा साइकिल पे मतलब डिसाइड होगा कि क्या वो एक मतलब जो सिस्टम से है वो चाहता है, उसके टारगेट्स क्या है, वो कितना क्या उसके अल्टरनेट्स हो सकते हैं, क्या कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, तो उसकी ऑब्जेक्ट सेटिंग्स रहेगी। नेक्स्ट फेज़ में वो क्या डिसाइड करेगा कि रिस्क को कैसे असेस किया जाए, अगर रिस्क आ गया है फेलियर का या वट इन्हांसमेंट का या अपग्रेशंस का, तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट फेज़ में उसको वो डेवलप करेगा और वैलिडेट कराएगा इंक्लूडिंग रिस्क। देन क्या होगा, प्लानिंग होगी नेक्स्ट के लिए कि कैसे उसको रिव्यूड किया जाए, कैसे उसको कंटिन्यू किया जाए, पीरियड ऑफ स्पाइरल कैसे रहेगा, क्या उसके नेक्स्ट स्टेप्स रहेंगे प्रोजेक्ट के। तो ये दीज इंक्लूडिंग इन द प्लानिंग फेज। These are main two distinguished feature of spiral model। देखो वी डिस्कस अर्लियर कि जैसे जैसे एक स्पाइरल कंप्लीट होता है तो दैट मीन्स कि जो डिग्री ऑफ रिस्क है वो क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक हमारा प्रोग्रेसिव स्टेट में चला जाता है कि हमने इतनी स्टेजेस कवर कर ली और हमारा उतना ही रिस्क जो है रिड्यूस हो गया। और अदर जो इसका फीचर क्या है कि इसका माइलस्टोन, कि एक कमिट करता है कि फिजिबिलिटी हमारी म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती जा रही है बिटवीन क्लाइंट एंड जो डेवलपर के बीच में, कि जो सिस्टम का सल्यूशन क्या हो रहा है, बेटर होता जा रहा है। एक और पॉइंट है इसका कि स्पाइरल मॉडल ऑल्सो नॉन एज मेटा मॉडल, क्योंकि इसमें सारे ही मॉडल इंक्लूड्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टेप्स वाइज बात करें, वाटरफॉल मॉडल, क्लासिक वाटरफॉल मॉडल, आइट्रेटिव मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टी मॉडल यूजेस, की मल्टीपर्पज़ से हम यूज़ कर रहे हैं, सारे मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं। एंड द सबसे बड़ी चीज़ की रिस्क कवरेज भी इसमें है। तो अब ये कहते हैं कि रेडियस ऑफ जो स्पाइरल है जितना बढ़ता जाएगा उतनी ये कोस्ट इंक्रीज होगी, और जितना एंगुलर डिमेंशन बढ़ेगा उतनी प्रोग्रेस मेजरमेंट होगी। तो जैसा अभी सही दिखा रखा है कि जितना वो बढ़ता जाएगा, उसका एंगुलर बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे स्पाइरल मॉडल के क्या फेजेस हैं। फर्स्ट, कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर के इसमें। अगर ये बेटर होगा तो जो हमारा सॉफ्टवेयर फेलियर के चांसेस क्या होंगे, लेसर होंगे, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट इज़ अ बेटर रिजल्टेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदरिंग करो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को, कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है किसकी, हमारे जो क्लाइंट की फ्रॉम द सिस्टर से, उसको फोकस करो। व्हाट नीड टू बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नॉट हाउ टू अचीव, मतलब क्या चाहता है वो सिस्टम डेवलपमेंट में। नेक्स्ट फेज आता है हमारा प्लानिंग का, उसमें कोस्ट, शेड्यूल, रिसोर्सेज, मतलब एक आइटरेटिव फैशन में क्या होंगे, वो हमारे एनालिसिस करेगा उसको, और उसके बाद वो डेवलप करेगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। इन द नेक्स्ट फेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज रिस्क एनालिसिस। इसके अंदर क्या होगा, वो पहले आइडेंटिफिकेशन करेगा कि कितना रिस्क उसके अंदर आ सकता है, उसको प्लान करेगा, उसको फाइनलाइज करेगा, हाउ टू रिकवर इन रिस्क फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ अ मॉडलिंग। मॉडलिंग मीन्स डिज़ाइनिंग करना, उसका आर्किटेक्ट बनाना, उसका डेटा स्ट्रक्चर बनाना, उसका डीएफडीज बनाना, कि डिज़ाइनिंग करना एक प्रोसीजरल वे कि कैसे हमारा जो सिस्टम है वो इंटरेक्ट करेगा, और एक टाइम के बाद उसको रिफाइन भी कराना विद द क्लाइंट। द इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा कि उसको, अब नाउ द टर्म इज़ कि उसको कैसे हम एक टेक्निकल उसमें कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स था जिसको हमने डिज़ाइन किया था, कि उसको टेस्टिंग करना, कोडिंग करना और डिप्लॉइंग करना इन द सॉफ्टवेयर एट द कस्टमर साइड, कि ये कस्टमर का इसमें फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर साइड पे इंजीनियरिंग दैट शुड बी कवर। नाउ द टर्म इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है, वो इवेल्यूएट कराएगा बाय द कस्टमर से, आइडेंटिफाई कराएगा और रिस्क को मेज़र करेगा,
उसमें क्या होगा, वो उससे एट अ टाइम एक कस्टमर से फीडबैक भी लेगा कि कैसा एग्जीक्यूट करा रहा है, कैसी कैसी प्रॉब्लम अगर उसको आ रही है, कोई फेस करने में आ रही है तो फीडबैक लेगा, कैसे उसको ओवरकम करना है, क्या मॉडिफिकेशन करनी है। वो तब तक इस अगर वो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो क्या करेगा, फीडबैक लेगा और उसको अकॉर्डिंग, उसकी अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा, तब जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। These are the spiral iterative include in a 6 step। अब देखो ये क्या है स्पायरल आइट्रेशन। इसमें क्या होता है कि देखो आइट्रेशन है, दैट मीन्स कि ये घूमता रहता है घूमता रहता है। द स्पायरल इज अ रिस्क रिडक्शन ओरिएंटेड मॉडल दैट ब्रेक द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अप टू इनटू मिनिमल प्रोजेक्ट ईच एड्रेसिंग वन और मेजर। मतलब इसमें रिस्क कवरेज की कैसे करेगा, कैसे इंक्लूड होंगे ये जो स्पायरल के में जो ये सारे स्टेप्स हैं, तो ये स्पायरल आइट्रेशंस के अंदर आ जाएगा। वही कि डिटरमाइन करेगा पहले ऑब्जेक्टिव्स को, आइडेंटिफाई करेगा उसको, जो एवेल्यूएट करेगा इसके अल्टरनेट्स को, उसको फिर रिफाइन कराएगा, करेक्ट कराएगा किससे, हमारे क्लाइंट से। फिर प्लान करेगा अगर नेक्स्ट आइट्रेशन में कि क्या चेंजेस हो सकते हैं आगे, अगर इस जो प्रेजेंट जो हमारे इसमें अगर रिस्क आ गया है तो नेक्स्ट प्लान कैसे आइट्रेट करेगा कि ताकि जो नेक्स्ट आइट्रेशन में इसको ओवरकम किया जा सके। वाई टू व्हेन टू यूज़ स्पायरल मॉडल, देखो लार्जर के लिए जरूरी है, अगर प्रोजेक्ट हमारा लार्जर है तभी हमारा स्पायरल थोड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा लार्जर और हाई बजट के लिए यूज़ होता है। इसके आप जैसे इसरो के हैं, नासा के प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ये रिस्क को कवर करता है, तो जो सारे जो ये बड़े प्रोजेक्ट हैं रिलेटेड टू सैटेलाइट्स या मतलब जो भी सारी चीज़ें जो रिस्क को कवर करती हैं तो वो कहाँ पे किसमें कवर्ड होती हैं, स्पायरल मॉडल में। जैसे यूएस मिलिट्री हैज़ अडॉप्टेड द स्पायरल मॉडल फॉर फ्यूचर कॉम्बैट सिस्टम प्रोग्राम, एक मिलिट्री सिस्टम में भी यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है इसके कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट बेटर रहती है, फास्ट फीचर्स इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है कि सारे वाटरफॉल मॉडल मतलब ऑल मॉडल्स इंक्लूडेड होते हैं इसके अंदर, तो इसमें कस्टमर की फीडबैक भी ली जाती है। डिसएडवांटेज यही है कि थोड़ा सा अगर शेड्यूल और बजट का थोड़ा सा रिस्क नहीं आता इसके अंदर, और थोड़ा रिस्क असेसमेंट भी मतलब एक लार्जर बजट को इंक्लूड कर जाती है इसमें। एक्सपर्टाइज़र ज़्यादा चाहिए, थोड़ा स्मूथली ऑपरेशन होना चाहिए, होता रहता है इसके अंदर। डॉक्यूमेंटेशन भी एज इंटरमीडिएट फेस होती रहती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत है इस फेज़ के अंदर। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉट एडवाइजेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कोस्ट बहुत लॉट करेगा, तो दैट मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है एक स्पायरल मॉडल।